हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारा देखिए जो यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट दिसंबर में होने वाला है और हम उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे आज यूनिट 8 में आपको पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि हमने कहा था पहले थ्योरी पढ़ेंगे। और थ्योरी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेकंड यूनिट और फिर इसके बाद जो थ्योरी क्लासेस हैं वो फोर्थ की मैंने ली थी, क्योंकि जिनमें थ्योरी है उसी को पढ़ेंगे। बाकी इसके अलावा जो रीजनिंग वगैरह हैं उन सब का रिवीजन करना है, उनकी थ्योरी कुछ नहीं है। ठीक है, थ्योरी वगैरह नहीं पढ़नी, हमें उनको रिवीजन करना है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो वो हम बाद में करेंगे, एक साथ सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी इकट्ठे। मतलब आपके लिए मैं टेस्ट पेपर या क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी। लेकिन अभी हमारी जो थ्योरी क्लासेज हैं तो वो थ्योरी जो यूनिट हैं उन्हीं की पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ यूनिट हम पढ़ चुके हैं, जो नहीं उनको बता देती हूँ, है ना। और इसके बाद हमारी आज यूनिट 8 यहाँ पर शुरू होने वाली है। यूनिट 8 की हम कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे। यूनिट 8, 9 और 10 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपसे ये कहती हूँ कि अगर आपको नेट निकालना है तो अगर आपने बीच वाली यूनिट पर भी इतना ध्यान नहीं दिया, नहीं भी पढ़ पाए, जिनका मैथ कमज़ोर है, कई बार वो बीच वाली यूनिट जो होती हैं रीजनिंग की या फिर मैथ्स की या डीआई की, उनको थोड़ा कोशिश करते हैं उनसे बचने की। वैसे हमें बचना नहीं है, करना तो सब कुछ ही है। एक एक जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर भी ये जो 5 यूनिट हैं, जो अभी हम 3 पढ़ चुके हैं और अभी हम 3 पढ़ने वाले हैं, 6 यूनिट होगी। एक जो कंप्रेंशन वाली आती है उसमें तो पैसेज आता है और उसमें से 5 क्वेश्चन, वो तो मतलब फ्री के ही नंबर है 5, तो उसमें तो आप टेंशन लेना ही नहीं, है ना। उसको भी हम कर लेंगे बाद में। और बाकी 8, 9 और 10 यूनिट अब हमारी शुरू होने वाली है। ठीक है, इनको हम कंप्लीट पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते भी हैं और मतलब बहुत ये थ्योरी बेस्ड है, तो एक बार में ही समझ में आ भी जाती हैं चीज़ें। बस इसमें थोड़ा सा आपको रिवीजन ज़्यादा करना है। ठीक है, और इसीलिए मैं इसको पहले पढ़ा रही हूँ ताकि आप बार बार इनको जो नोट्स हैं उनको पढ़ लें। अगर आपको नोट्स इनके साथ में पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लेना। लास्ट वाली वीडियोज़ की फर्स्ट पेपर की अभी मैंने नहीं डाली, कल का प्रॉमिस किया था। प्लीज़ मतलब सॉरी भाई, मैं कल नहीं कर पाई, कल संडे था और आप जानते ही हैं बच्चे होते हैं घर में और बस कर ही नहीं पाती। तो इसीलिए मैं आज ज़रूर डाल दूँगी, अभी डाल दूँगी थोड़ी देर में ही। ठीक है, आपको वो भी पीडीएफ मिल जाएंगी फर्स्ट सेकंड फोर्थ यूनिट की, और ये भी मिल जाएंगी, तो उसके लिए क्षमा कर देना। बाकी मुझे अपना वादा और अपनी चीज़ें सब याद रहती हैं, भूलने वालों में से नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत बिल्कुल एक ही बार में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए, इस तरह से पढ़ना। और प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो जिन्होंने नहीं किया है। जो पुराने बच्चे हैं जो रेगुलर देख रहे हैं ना, मुझे पता है वो भी सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब है सब कुछ बता देता है, तो प्लीज़ आप ज़रा ध्यान दें, सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ, एक एक वीडियो को बनाने में कई कई घंटे लगे जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझें। तो चलते हैं हम अपने यहाँ पर, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन बेस्ड ही हैं। सूचना को सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये सूचना संचार तकनीक क्या होती है। तो सूचना को एकत्र करने, संग्रहित करने और उसमें सुधार करने, उसे प्रसारित करने हेतु प्रयुक्त तकनीक को सूचना तथा संचार तकनीक कहा जाता है। ठीक है, तकनीक किसे कहते हैं, संचार या सूचना तकनीक क्या होता है। तो सूचनाओं को एकत्र करने, उन्हें संग्रहित करने, उन्हें सुधार करने, फिर प्रसारित करने के लिए जो तकनीक प्रयुक्त की जाती हैं उनको क्या बोला जाता है, सूचना तथा संचार तकनीक बोला जाता है। आगे देखते हैं, संचार यानी कि कम्युनिकेशन क्या होता है। सूचनाओं का संप्रेषण संचार कहलाता है। ठीक है, सूचनाओं का जो संप्रेषण है वो क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। संचार प्रणाली के 3 अवयव होते हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर तथा संचार चैनल। ठीक है, ट्रांसमीटर, रिसीवर तथा संचार चैनल, ये 3 क्या होते हैं, संचार प्रणाली के अवयव होते हैं। ट्रांसमीटर देख लेते हैं क्या होता है। ट्रांसमीटर संदेश सिग्नल को चैनल के माध्यम से संपर्क करता है। जो ट्रांसमीटर होता है ये संदेश सिग्नल को चैनल के माध्यम से क्या करता है, संपर्क करता है। रिसीवर की हम बात करें तो रिसीवर भेजे गए सिग्नल में से शोर को अलग करता है। क्या करता है, शोर को अलग करता है तथा सॉरी भाई ये संकेत है, ये संकेत का संकट लिख जाता है, मुझे ध्यान नहीं रहता। संकेत को डिकोड करके इच्छित संदेश को उपलब्ध कराता है।
ठीक है। जो रिसीवर होता है वो भेजे गए सिग्नल में से क्या करता है, शोर को अलग कर देता है ना, जैसे दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग कर देता है, तथा संकेत को डिकोड करके इच्छित संदेश को उपलब्ध कराता है। मतलब जो भी उसमें संकेत में कुछ अनर्गल चीज़ें हैं, शोर है, कोई बाधा उसमें आ रही है, तो उसको हटा देता है और जो संदेश, जो मेन संदेश है उसको उपलब्ध करा देता है। ये रिसीवर का काम होता है, ठीक है। संचार के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और प्रसारण, ठीक है। संचार के दो प्रकार यहाँ पर बताए जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और प्रसारण। पॉइंट टू पॉइंट संचार एक ट्रांसमीटर तथा एक रिसीवर के बीच संपन्न होता है, जैसे मोबाइल संचार, ठीक है। एक ही ट्रांसमीटर होता है पॉइंट टू पॉइंट में और एक ही रिसीवर होता है। प्रसारण नामक जो संचार होता है उसके अंदर एक ट्रांसमीटर होता है, लेकिन अनेक रिसीवरों के बीच में संपन्न होती है ये प्रक्रिया, ठीक है। इसमें ट्रांसमीटर तो एक ही रहता है लेकिन रिसीवर कई होते हैं, जैसे कि रेडियो टेलीविज़न संचार, ये प्रसारण कहलाता है, ठीक है। सिग्नल क्या होता है, प्रेषण के लिए, किसी संदेश को भेजने के लिए उपयुक्त विद्युतीय रूप में बदली गई सूचना सिग्नल कहलाती है, ठीक है। बोलते हैं ना टीवी में, फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा भाई, है ना, ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारा टीवी नहीं चलता है तो हम कहते हैं सिग्नल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रेषण के लिए उपयुक्त जो विद्युतीय रूप में बदली गई सूचना होती है वो सिग्नल कहलाती है। सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, ठीक है, इसको याद रख लेना। बैंडविड्थ क्या होता है, कोई उपकरण जिस आवृत्ति पर कार्य करता है उस आवृत्ति परास को बैंडविड्थ कहा जाता है, ठीक है। कोई उपकरण जिस आवृत्ति पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उस आवृत्ति परास को बैंडविड्थ कहते हैं। ये PYQ है, ये भी ध्यान रख लेना, यहाँ से बनता है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए याद रखना है इसको। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के थोड़े से लाभ देख लेते हैं। संचार, देखो आप ना वीडियो को कंप्लीट देखा करो, आपने अगर थ्योरी को बीच में से कहीं भी छोड़ा तो हो सकता है वही चीज़ आपसे पूछ ली जाए, तो आप छोड़ा मत करो किसी भी क्वेश्चन को, या उसको कंप्लीट अगर देखेंगे तभी किसी चीज़ का लाभ मिलता है। इसमें आगे देखना आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बिल्कुल एकदम कंप्यूटर को स्टार्टिंग से समझने के लिए। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ क्या हैं, संचार की तीव्र गति होना, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलना, लागत प्रभावशीलता, सांस्कृतिक अंतर को पाटना संभव हो गया, नए रोजगारों का सृजन करता है, शिक्षा का विकास हो रहा है, व्यापक उपलब्धता। चलते एक बार फिर समझते हैं, संचार की तीव्र गति होना, इस प्रौद्योगिकी के लाभ क्या हैं। संचार में जो तकनीकी है उसके लाभ क्या हैं, एक तो संचार कम्युनिकेशन की जो गति है वो फास्ट हो गई है। आप आजकल के फ़ोन या कोई भी मतलब साधन देख लो कम्युनिकेशन के, और पुराने वाले साधन देखो, उनमें फ़ोन में या तो आवाज़ नहीं आ रही है या सिग्नल नहीं आ रहा है ना। टीवी जब चलते तो कैसे एंटीना ऊपर लगे होते थे और उन पर बस जूझते रहते थे बच्चे, आ गया नहीं आया आ गया, है ना। तो उनकी जो गति थी वो बहुत स्लो थी, और आजकल तकनीकी के इतने लाभ हो गए हैं कि बस उसकी सब चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलने की बात होती है। वैश्वी यानी कि पूरा जो विश्व है ना वो बिल्कुल एक परिवार की तरह बन गया है। पूरे विश्व में हम कहीं भी किसी भी समय कुछ भी से देख सकते हैं, उनके बारे में सुन सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमें घर बैठे मिल जाती हैं, तो ये वैश्वीकरण होता है। लागत प्रभावशीलता यानी कि जो इसमें लागत लगाई गई है वो बहुत ही प्रभावशील है, ठीक है। और सांस्कृतिक अंतर को पाटना संभव हो गया है, मतलब एक दूसरे की संस्कृति तक पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है अब। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की संस्कृति में अब कोई अंतर नहीं रह गया, मतलब सारे लोग दूसरे की संस्कृति को बहुत अच्छे से जान लेते हैं और उसको आसानी से समझ लेते हैं। नए रोजगारों का सृजन हो रहा है इस प्रौद्योगिकी के कारण बहुत ज़्यादा। शिक्षा का विकास हो रहा है। शिक्षा अब जैसे कि पहले एक औपचारिक शिक्षा दी जाती थी और आजकल अनौपचारिक शिक्षा भी, जिसमें ना कोई टाइम टेबल है ना कुछ भी है, मतलब आप जानते ही हैं, देखो शिक्षा किस तरीके से बढ़ रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ना शिक्षा बढ़ रही है उतना ही ज़्यादा शिक्षा स्तर थोड़ा गिरता भी जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और व्यापक उपलब्धता मतलब ये बहुत अधिक मात्रा में ये उपलब्ध है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से हानियाँ क्या होती हैं, आप जानते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जहाँ पर किसी चीज़ का लाभ है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसकी कहीं ना कहीं हानि भी ज़रूर है। बेरोजगारी का बढ़ना, एक तरफ वो कह रहा है कि रोजगारों का सृजन हो रहा है, दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है इसके कारण, ठीक है। गोपनीयता का भंग होना,
गोपनीयता भंग हो चुकी है। आजकल तो लोग मतलब घर में खाना क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, कौन सा बंदा कब कहाँ जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें ना मतलब लोगों की जो गोपनीयता वो भंग हो चुकी है। नौकरी की सुरक्षा का अभाव होना, नौकरी की सुरक्षा का कोई मतलब सुरक्षा की गारंटी नहीं है। संस्कृति को भी खतरा हो रहा है, एक दूसरे की संस्कृति तक पहुंचना संभव तो है लेकिन एक दूसरे की संस्कृति को खतरा भी है। ठीक है, आजकल अब आप देख लो जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो ही एकदम खतरे में ही चल रही है। खतरे में क्या है, पूरी तरह से समझ लो खत्म ही हो चुकी है। बस एक जो गांव है ना, बस उनमें ही थोड़ी बहुत जो संस्कृति है वो अभी जिंदा है, बाकी तो शहरों ने या बड़े बड़े लोगों ने तो उसको ख़त्म ही कर दिया है। स्मरण शक्ति की कमी हो गई है लोगों को। पहले जो मान लीजिए आप मैथ्स वगैरह पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो लोग अपने दिमाग पर उस चीज़ पर जोर डालते थे, देने पर, कैलकुलेट करने में, सारी चीज़ों को करने में। लेकिन अब उन्हें दिमाग पर जोर ही नहीं डालना है। देखो आप लोगों को बता दूं, वैसे तो सभी जानते हैं सारी चीज़ें, आप भी कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, कि बच्चा जितना ज़्यादा जब वो पढ़ने बैठता है तो उसको आप कोशिश करें कि वो फ़ोन से मतलब किसी चीज़ का सहारा लेकर के ना पढ़े। अगर उसको कुछ कैलकुलेट करना है तो वो खुद अपने दिमाग से करे। जितना ज़्यादा वो चीज़ों का सहारा लेगा ना उतना ही ज़्यादा उसका जो दिमाग है उसमें जंग लगती चली जाएगी। ठीक है, तो जितना आप दिमाग का यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा, ये कहते हैं ना, निखर के आएगा। और दैनिक जीवन में भी बाधाएं अब आने लगी हैं बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, लोगों को देख देख करके लोग गलत चीज़ें भी सीख रहे हैं। कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करता है और उसमें प्रक्रिया करके सार्थक सूचनाओं के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, सभी जानते हैं, बिजली से चलने वाली चीज़ है। थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं। ये कंप्यूटर ये उपकरणों का समूह है, ये कंप्यूटर सिस्टम है। यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम क्या है, यह एक उपकरणों का समूह है जो कंप्यूटर के सुचारू संचालन के लिए आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये उपकरणों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम, पूरा सिस्टम होता है। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य अवयव देखते हैं। इनपुट यूनिट क्या है, इनपुट यूनिट यह उपयोगकर्ता को प्रोसेसिंग के लिए डाटा या सूचना प्रोसेसिंग यूनिट को प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इनपुट यूनिट से प्राप्त डाटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करता है। थोड़ा बहुत तो आपने कभी ना कभी कंप्यूटर पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपको हो सकता है समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ। आउटपुट यूनिट क्या होता है, ये प्रक्रिया डाटा उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये आउटपुट क्या होता है, मतलब देखो इनपुट क्या होता है, जब हम कीबोर्ड वगैरह से या किसी भी चीज़ से कोई टाइप करते हैं तो ये पूरी जो प्रक्रिया वो कहाँ पर होती है, मॉनिटर के अंदर में होती है कि नहीं होती है, या फिर लैपटॉप ले लो, कुछ भी ले लो आप, मॉनिटर के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। जब हम कुछ बनाते हैं, कोई फाइल वगैरह या कुछ भी हम अगर कर रहे होते हैं उसमें, तो वो होती है इनपुट। ठीक है, वो इनपुट यूनिट के कारण होती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद वो जो आउटपुट, हमें मान लो उसे कोई प्रिंट आउट निकालना है या फिर हमें कुछ उसे डाटा लेना है तो क्या करती है, आउटपुट के रूप में हमें उपलब्ध करा देता है। स्टोरेज यूनिट क्या होती है, यह डाटा, प्रोग्राम तथा सूचनाओं को स्टोर करता है, यानी कि इकट्ठा करता है एक जगह पर। कंप्यूटर से संबंधित थोड़े से शब्दावली को देख लेते हैं। डाटा किसको बोलते हैं, डेटा या डाटा बोलते हैं, आजकल डेटा बोलते हैं, वैसे डाटा लिखा होता है। अव्यवस्थित आंकड़ा, ये जो तथ्य होते हैं वो डेटा कहलाता है। जब डाटा केवल अंकों में होता है तब यह संख्यात्मक होता है। जब अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों के रूप में होता है तब यह अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक, इसको ध्यान रख लेना। जब ये अंकों, अक्षरों या चिन्हों के रूप में होता है तो इस क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। और जब खाली केवल अंकों में होता है तो ये संख्यात्मक कहलाता है। सूचना क्या होती है, इन्फॉर्मेशन किसे बोलते हैं, यह प्रोसेसिंग के बाद व्यवस्थित वह उपयोगी डाटा होता है। ठीक है, सूचना क्या होती है, ये प्रोसेसिंग के बाद में व्यवस्थित या उपयोगी डाटा होता है। देखो यहाँ पे मैंने इंग्लिश साथ में लिख दी है क्योंकि ये जो कंप्यूटर है थोड़ा सा इंग्लिश बेस्ड ही है ना, इंग्लिश बेस्ड है, इसलिए इसको इंग्लिश इसमें बहुत ज़्यादा कई बार शब्द होते हैं वो हम मतलब हिंदी में नहीं जान पाते और इंग्लिश में हमें पता होते हैं। निर्देश, इंस्ट्रक्शन, निर्देश क्या होता है, उपयोगकर्ता के द्वारा, उपयोगकर्ता का मतलब होता है जो कंप्यूटर का यूज कर रहा है, कंप्यूटर को दिए गए कमांड निर्देश कहलाते हैं। मान लीजिए हम उसमें, देखो कंप्यूटर का खुद का दिमाग नहीं होता, उसका खुद का कोई ब्रेन नहीं होता, खुद की सोचने समझने की शक्ति नहीं होती,
हम उसमें जो भी टाइप करते हैं या जो उसको बताते हैं वो वही काम करता है। तो निर्देश उन्हीं को बोलते हैं, जो हम काम उसको बोल रहे हैं वो वही कर रहा है। प्रोग्राम क्या होता है? किसी कार्य के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटर का विकास, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर के विकास में सबसे पहले क्या चीज़ आती है, यहाँ से अच्छे से आप पढ़ लेना। आपके पास आप नोट्स बना रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, बनाने चाहिए आपको। अगर आपके पास टाइम की कमी है, नोट्स नहीं भी बना रही हैं, तो फिर भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं इसकी PDF डाल दूँगी और आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बार में तो ये समझने वाली चीज़ नहीं है। आपको 2-3 बार या तो वीडियो को ही देखना पड़ेगा, या आपके नोट्स होंगे उनसे पढ़ना पड़ेगा, या आप PDF भी पढ़ सकते हैं। तो वर्ष 1642 कंप्यूटर का विकास, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। वर्ष 1642, सबसे पहले वर्ष 1642 की बात होती है यहाँ पर। प्रथम गणना करने वाली मशीन पास्कलाइन का विकास फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। ठीक है, वर्ष 1642 में सबसे पहले गणना करने वाली मशीन, गणना का मतलब आप समझते ही होंगे, कैलकुलेट करने वाली मशीन पास्कलाइन का विकास किया गया था, और वो भी किसके द्वारा? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे ब्लेज पास्कल। ठीक है, तो 1642 बिल्कुल आप याद रखना। आगे देखते हैं, अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने वाष्प चालित गणना करने वाली और विश्लेषणात्मक इंजन का विकास किया था। ठीक है, अंग्रेज गणितज्ञ थे। कौन थे ये अंग्रेज? थे चार्ल्स बेबेज। इन्होंने वाष्प चालित यानी कि वाष्प से चलने वाली, भाप से चलने वाली, गणना करने वाली और विश्लेषणात्मक, ठीक है, एनालिटिकल इंजन का विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। और इन्हीं को ही, चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चार्ल्स बेबेज द्वारा ही डिफरेंस इंजन, ठीक है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही डिफरेंस इंजन का भी विकास किया गया था, ये भी ध्यान रख लेना। डिफरेंस इंजन का आविष्कार भी किसने किया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। फिर इसके बाद आती है बात 1890 की। हरमन हॉलेरिथ के द्वारा पंच कार्ड बनाया गया, जिसमें गणना से संबंधित जानकारी को स्टोर किया जा सकता था। ठीक है, वर्ष 1890 में हरमन हॉलेरिथ, 1890 में क्या हुआ? हरमन हॉलेरिथ के द्वारा एक पंच कार्ड बनाया गया, जिसमें गणना से संबंधित जानकारी को स्टोर किया जा सकता था। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लेना। वर्ष 1936, इसके बाद क्या आता है? वर्ष 1936 आता है। 1936 में एलन ट्यूरिंग के द्वारा ट्यूरिंग मशीन का विकास किया गया। ठीक है, एलन ट्यूरिंग के द्वारा क्या किया गया? ट्यूरिंग मशीन का विकास। आधुनिक कंप्यूटर की मूल अवधारणा इसी पर आधारित है। जो आजकल का जो कंप्यूटर चल रहा है उसकी मूल अवधारणा इसी पर आधारित है। किस पर? ट्यूरिंग मशीन पर। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। कंप्यूटर का जनक अगर आपसे पूछा जाए, पिता में पूछ लिया जाए, जन्मदाता पूछ लिया जाए, तो वो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है वो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो, बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे से समझा कर, मतलब बिल्कुल जैसे पढ़ाना चाहिए, बहुत ईजीली, ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें। इसलिए थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे, क्योंकि थ्योरी है, पढ़ना थोड़ा सा एक बार में समझ में नहीं आती चीज़ें। तो इसके बाद आता है वर्ष 1944। ठीक है, 44 में आता है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे 2-3 साल पहले स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर मार्क फर्स्ट बन करके तैयार हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? पहला जो कंप्यूटर कैलकुलेटर था वो मार्क फर्स्ट, जिसका नाम था, वो बन करके इसमें तैयार हुआ 1944 में। ठीक है, वर्ष 1945 में क्या होता है? वर्ष 1945 में गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन, इसका नाम देख लीजिए यहाँ पर, जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा प्रस्तुत की गई। किसकी? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा प्रस्तुत की गई। न्यूमैन ने ही बाइनरी नंबर सिस्टम तथा कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अवधारणा भी दी थी। ठीक है, जो न्यूमैन है उन्होंने बाइनरी नंबर, आप जानते हैं ना बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 बाइनरी नंबर होते हैं। और ये सिस्टम इन्होंने ही दिया था, न्यूमैन के द्वारा दिया गया। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अवधारणा भी इन्होंने ही दी थी। ये 1945 का काम है। ठीक है, फिर आता है 1946। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर,
ये एनिएक, इसने नाम सुना होगा, एनिएक के नाम से इसे जानते हैं। इसका निर्माण हुआ ई इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूमेरिकल, आई इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। सी फॉर कैलकुलेटर, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटर, ए फॉर एंड और सी फॉर कैलकुलेटर, ठीक है। इसका एनियक का निर्माण हुआ। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, पहली बार ये बिजली से चलाने वाला कंप्यूटर बनाया गया 1946 में, यानी कि हमारा देश अब भी आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है, जो सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया। वर्ष 1947, अब हमारे आज़ादी वाले वर्ष की बात है, जब हम आज़ाद हुए थे, ठीक है। आज़ाद तो मुझे लगता है हम आज भी नहीं हैं, अपने आप से, अपने ही लोगों से आज़ाद नहीं है। तो बेल लेबोरेटरी, ठीक है, वर्ष 1947 में क्या होता है, बेल लेबोरेटरी द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। ये नाम है बेल लेबोरेटरी, इसके द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। इसने कंप्यूटर में लगने वाले वैक्यूम ट्यूब को स्थापित किया। ये जो वर्ड तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, ट्रांजिस्टर, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, ये एनिएक, यूनिएक, ये आगे बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि जब हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ पर इन चीज़ों को मतलब बहुत पूछा जाता है। जहाँ पर कंप्यूटर आए वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, नहीं, ये हो नहीं सकता। तो इनको अच्छे से याद कर लेना। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया, 1947 में किया गया, ठीक है, और ये बेल लेबोरेटरी के द्वारा। फिर आता है वर्ष 1951, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे एक साल बाद यूनिवैक फर्स्ट, ठीक है। यूनिवैक की फुल फॉर्म है यहाँ पर यूनिवर्सल, यूनी का मतलब हो गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल, यूनिव का मतलब यहाँ पर दे रखा है ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट। इसका निर्माण पूरा हुआ कब, 1951 में। इसे एकर्ट मैकली कंप्यूटर कॉरपोरेशन द्वारा डिजाइन किया गया था। इसकी कंपनी का नाम भी यहाँ पर दे रखा है। और ये पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर था। एनिएक कंप्यूटर जो था वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, सर्वप्रथम बनाया गया। और पहला कॉमर्शियल, ठीक है, कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, तो यूनिवैक फर्स्ट था। ये भी ध्यान रख लेना, जिसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग उस प्रेसिडेंट इलेक्शन परिणामों के पूर्व, ये उस नहीं है, सॉरी, ये यूएस है, क्या है, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन परिणामों के पूर्वानुमान तथा जनगणना में किया गया था, ठीक है। यूनिवैक फर्स्ट का प्रथम जो प्रयोग है वो कब किया गया था, तो यूएस में प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हुए थे उनके पूर्व अनुमान लगाने के लिए। आजकल नहीं होता है, ये पोल आ जाती हैं, पोल आपने देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं, हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे देखना कि जब पोल पहले ही आ जाते हैं कि भाई ये वाला जीतने वाला है, ये नेता यहाँ से जीतने वाला है, ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है, ऐसे होता है ना। तो पूर्व अनुमान लगाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था यूनिवैक फर्स्ट का। और प्रथम बार जनगणना में, ठीक है, जनगणना यानी कि लोगों की गिनती करने के लिए वर्ष 1950 के दशक में, 1950 के दशक की बात हो रही है, फोर्ट्रॉन भाषा का विकास हुआ था। सिर्फ यही है इसका मतलब मेन पॉइंट। 1950 के अंदर इसी दशक में फोर्ट्रॉन भाषा का विकास हुआ, ठीक है। फोर्ट्रॉन एक भाषा है, सुना होगा इसका नाम। वर्ष 1958 की बात होती है यहाँ पर। जैक किल्वी का नाम आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना यहाँ पर। वैसे सारा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुझे तो ऐसा ही नहीं लगता कि ये क्वेश्चन या ये लाइन में से क्वेश्चन नहीं बन सकता, कहीं से भी बन सकता है। जैक किल्वी तथा रॉबर्ट नॉइस, दोनों का नाम याद रख लेना, है ना, दोनों दोस्तों का। इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट या कंप्यूटर चिप का आविष्कार किया। किसने किया, जैक किल्वी का ही नाम मोस्टली पूछा जाता है, यही नाम आता है, रॉबर्ट नॉइस का नाम ज़्यादातर आगे नहीं आता। तो इन दोनों ने मिलकर के इंटीग्रेटेड सर्किट या कंप्यूटर चिप का आविष्कार किया। इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे आईसी के नाम से इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये सिलिकॉन का बना हुआ ट्रांजिस्टरों का समूह होता है। किसका समूह होता है, ट्रांजिस्टरों का समूह होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है और ट्रांजिस्टरों का समूह होता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लगा लेना। और प्लीज़ अगर आपको मतलब लग रहा है कि हाँ वाकई में मैंने मेहनत की है, तो मेहनत तो आपको करनी है ही, बाकी मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 8, 9, 10 यूनिट पढ़ने में थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। बहुत ही लॉन्ग भी हैं और बहुत ही थोड़ी सी मतलब देखो थ्योरी ज़्यादा है इसके अंदर, तो पढ़ने के लिए खुशी होनी चाहिए अंदर मन में, जब भी कोई मेहनत करने का मन करता है। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लाइक आने चाहिए उतने ही जितने बच्चे देख रहे हैं, ताकि
मोटिवेशन मिले थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखते हैं, मैनुअल कैस्टले नेटवर्क सोसाइटी का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, ठीक है। मैनुअल कैस्टले नेटवर्क सोसाइटी का प्रथम बार प्रयोग किया गया नेटवर्क सोसाइटी में प्रथम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यूजीसी नेट की हमारी जो सीरीज चल रही है, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी हम कर रहे हैं यहाँ पर। और हमारी यूनिट 8 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यहाँ पर हम इसकी एक क्लास मैंने पढ़ा दी है, कल ले चुकी हूँ मैं। और इसके अलावा हम पहले भी यूनिट्स पढ़ चुके हैं, सेकंड और फोर्थ को। उसको आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अच्छे से आपकी वहाँ से तैयारी हो जाएगी। जो बच्चे नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। तो चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ, ठीक है। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जहाँ से क्वेश्चन 100, आप बिल्कुल 100% क्या 1001% लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ पर ये मतलब टॉपिक हो और वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन ना बनता हो। ज़रूर बनेगा, 100% बनेगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं इसमें क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और उससे पहले प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे देख भी रहे हैं, उनको 100% फ़ायदा होगा, लेकिन कम से कम आप दूसरों का भी भला कर दिया करो थोड़ा बहुत। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना, ठीक है। और लाइक कर देना अगर इतनी मेहनत आपको पसंद आती है। आप भी मेहनत करो, मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, एक एक क्लास को बनाने के लिए इतना मतलब टाइपिंग, रिकॉर्ड, एडिट, इतना सब कुछ, इतना टाइम लगता है एक एक क्लास को बनाने में, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा समझें और सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की ही ज़रूरत है मुझे। तभी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि हाँ, मुझे आगे आपके लिए काम करना है। तो चलते हैं हम यहाँ पर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, पहले आप पढ़ लीजिए तब कर देना। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, वर्तमान तक। अब जो वर्तमान चल रहा है, 2024 की यहाँ पर बात हो रही है, मतलब जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, वहाँ तक 5 पीढ़ियाँ, ठीक है। कितनी? 5 पीढ़ियाँ अस्तित्व में आ चुकी हैं। तो 5 प्रकार के कंप्यूटर अस्तित्व में आ चुके हैं अब तक, ठीक है। ये 5वीं पीढ़ी ही चल रही है, इसका याद रखना। सबसे पहली जो पीढ़ी है उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर के 1956 ईस्वी, ठीक है। 1940 से लेकर के 1956 ईस्वी, यानी कि 16 ईयर्स या 16 साल का इसका जो समय है वो रहा है यहाँ पर। याद रख लेना, ऐसा होता है कई बार हमें 40 तो याद रह गया, लेकिन बाद वाला याद नहीं रहा, पूछ भी लिया जा सकता है। तो ऐसे करके ना आप याद कर लिया करो कि ये 16 साल चला था। तो अगर आपको इसमें से एक भी याद है, 56 याद है, तो भी आप 40 उसमें से माइनस करके कर सकते हैं। और 40, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, मतलब यही ट्रिक होती है, ऐसे ही शॉर्टकट में याद करा करो चीज़ों को। तो ये प्रथम पीढ़ी यहाँ तक चली थी। वृहद आकार, वृहद यानी कि बहुत बड़े बड़े आकार के कंप्यूटर उस टाइम पर बनाए जाते थे। वैक्यूम ट्यूब का सर्किट के लिए तथा मैग्नेटिक ड्रम का मेमोरी के लिए उपयोग, अत्यधिक विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता तथा ऊष्मा का उत्सर्जन अधिक, मशीनी भाषा का उपयोग होता था। इनपुट के लिए पंच कार्ड, पेपर टेप तथा आउटपुट के लिए प्रिंटर का उपयोग आदि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं थी, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना। यूनिवैक तथा एनिएक, ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इनको भी अच्छे से याद रख लेना, ये दोनों पूछे जा सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के नाम भी दे दिए जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि एनिएक ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर था, ठीक है। तो ये प्रथम पीढ़ी के थे, ये याद रख लेना। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 तक रही थी, और ये बड़े बड़े आकार के उस टाइम पे कंप्यूटर बनाए जाते थे। वैक्यूम ट्यूब का सर्किट के लिए, मैग्नेटिक ड्रम का मेमोरी के लिए उपयोग होता था। अत्यधिक बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती थी। ऊष्मा का उत्सर्जन अधिक होता था, ठीक है। अभी भी आप देखना, अगर आपके पास किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो उसमें से बहुत हीट निकलती है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं निकलती जिसको ज़्यादा कहें, लेकिन हाँ इतनी निकलती है कि हम उस पर हाथ नहीं रख सकते। तो इनपुट के लिए पंच कार्ड, पेपर टेप और आउटपुट के लिए प्रिंटर का उपयोग उस टाइम पर किया जाता था,
ठीक है। लेकिन अब देख लेंगे आगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो, और नहीं भी लेना है, आप नोट्स बना रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी बना रहे हैं तो आप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 1956, अब 1956 से लेके 1963, ठीक है, 1956 से यानी कि 4 और 3 केवल 7 साल तक का इसका समय रहा था। सेकंड जनरेशन का समय कितना रहा है, तो केवल 7 साल का रहा है द्वितीय पीढ़ी का। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर ये जो वर्ड है ना, इसको बिल्कुल द्वितीय से जोड़ लेना अच्छे से। ठीक है, सेकंड में क्या आया, ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब का, मैग्नेटिक कोर तकनीकी ने मैग्नेटिक ड्रम का, तथा असेंबली भाषा ने मशीनी भाषा का स्थान ले लिया। ठीक है, इसमें क्या किया, पहले तो बहुत बड़े बड़े आकार के बनाए जाते थे, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में थोड़ा सा उनका जो आकार था वो छोटा हो गया, पहले से थोड़ा सस्ता भी हो गया। ठीक है, और तेज गति से भी चलने लगा, और अधिक ऊर्जा दक्ष भी बनाया। मतलब ये कहने का, जितनी बार ये अपडेट होता है ना, उतनी ही ज़्यादा बार उसमें अच्छी जो चीज़ें हैं वो आती चली गई। ठीक है, टेक्निक का तो यही मतलब टेक्निक का यही फ़ायदा होता है, फ़ायदा भी है, लेकिन जहाँ तक आप चारों तरफ अपनी नज़र घुमा के देखो, इंटरनेट की वजह से ही सबसे ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। अगर इंटरनेट ना हो करके केवल फ़ोन होते और सिर्फ हम बात कर सकते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उस दुनिया में शायद ऐसा लगता है अब इम्पॉसिबल है वापस जाना। आजकल इंटरनेट ने सब कुछ ऐसा लगता है बिल्कुल पूरी तरह से ना, एकदम कहते हैं ना, डिस्ट्रॉय कर दिया सब कुछ। कोई मतलब गोपनीयता नहीं है। बच्चों को पालना और बच्चों को एक सही रास्ते पर लेके आना, बच्चों को सही रास्ता दिखाना इस टाइम पर जब वो टीनेज में होते हैं, और इन सब चीज़ों से बचाना आज के इस टाइम पर ना बहुत कठिन काम हो गया है। मैं खुद जानती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे लगता है पता नहीं इतना मैं उनका ध्यान रखती हूँ, हर 24 घंटे कभी फ़ोन नहीं देती, लेकिन फिर भी बच्चे पता नहीं बाहर से सारी चीज़ों को कैसे कहाँ से सीख लेते हैं, पता ही नहीं चलता। तो आज के टाइम पर बच्चों, सबसे बड़ी बात है ये जो चीज़ें हैं ना, सबसे ज़्यादा जो यंग जनरेशन होती है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो द्वितीय पीढ़ी की अगर बात करें तो इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब का, मैग्नेटिक कोर तकनीक ने मैग्नेटिक ड्रम का, तथा असेंबली भाषा ने मशीनी भाषा का स्थान ले लिया है, जिसने कंप्यूटर को पहले से छोटा, सस्ता, तेज तथा अधिक ऊर्जा दक्ष बनाया है। फिर भी अधिक ऊर्जा खपत एक समस्या इसमें बनी रही। अधिक ऊर्जा अभी भी होती थी द्वितीय पीढ़ी में भी। ये 7 साल का इसका समय रहा है, 56 से 63 तक, ये भी याद रख लेना, इनका समय भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं हम। तृतीय पीढ़ी तो 1964 से, वो 1963 तक रहा था, 1964 से लेके 1971। ठीक है, 64 से 71 यानी कि 6 वर्ष, इसका भी जो समय था वो केवल कितना रहा, 7 साल का रहा है। ठीक है, ये भी 7 साल तक चला। ऐसे करके आपको याद हो जाएंगे, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड जो सर्किट है ना, इसको याद रख लेना, क्योंकि तृतीय पीढ़ी की विशेषता है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, आईसी चिप बोलते हैं इसको। ठीक है, आईसी मतलब के विकास ने कंप्यूटर की गति तथा क्षमता में अत्यधिक परिवर्तन किया। 1964 के बाद तो एक बार एकदम ये समझ लो कि कंप्यूटर के जो विकास है ना, उसमें पंख लग गए। ठीक है, विकास ने कंप्यूटर की गति और क्षमता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिया। कीबोर्ड, मॉनिटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस के उपयोग ने कंप्यूटर को एक साथ कई एप्लीकेशन के उपयोग हेतु सक्षम बना दिया। ठीक है, एक साथ कई एप्लीकेशन का उपयोग करने में सक्षम बना दिया। और तृतीय पीढ़ी में ही पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ये ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम जो थर्ड जनरेशन था उसमें ही सामान्य जन के लिए भी कंप्यूटर सुलभ हो पाए। ठीक है, सामान्य जन तक भी अब इसकी पहुंच बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर 1971 वर्तमान। 1971 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 1 साल रहा है, बल्कि 1971 के से लेकर के चौथी पीढ़ी चल रही है। ठीक है, 1971 से वर्तमान चौथी पीढ़ी, वैसे अभी फिफ्थ पीढ़ी आ चुकी है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे आगे। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर किसकी विशेषता है, तो फोर्थ जनरेशन की, ध्यान रख लेना, जिसमें हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट एक ही सिलिकॉन चिप पर लगी होती है। ठीक है, जिसमें हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट एक ही सिलिकॉन चिप पर लगी होती हैं, इसका उपयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रारंभ हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ सकते थे। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, फोर्थ पीढ़ी के, 1971 से आया है ये, तो
तो ये नेटवर्क से जुड़ सकते थे, इसीलिए इसने इंटरनेट के उपयोग को संभव बनाया और माउस का भी व्यापक उपयोग प्रारंभ हुआ। पहले माउस का कम प्रयोग होता था, है ना, और व्यापक उपयोग कब शुरू हुआ? तो 1971 के बाद हुआ, चौथी पीढ़ी में। तो ये याद रखना अच्छे से। प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब है जो अभी भी चल रहा है, ठीक है, जिसकी अभी खोज चालू है। तो ये पांचवी पीढ़ी आ गई यहाँ पे। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसके नाम से जाना जा रहा है अब, एआई पर आधारित है तथा विकास के क्रम में है। आप देखेंगे जो रोबोट बनाए जा रहे हैं, है ना, और एआई से ये भी होता है आजकल, तो जो वीडियोस वगैरह होती हैं वो भी लोग एआई का यूज़ करके बनाने लग गए हैं। किसी का भी चेहरा किसी पर भी तुम लगा सकते हो, ये सब एआई की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। तो कृत्रिम बुद्धि है, और कृत्रिम बुद्धि जब प्राकृतिक के ऊपर कोई कृत्रिम चीज़ हावी होगी ना, तो वहाँ पर क्या होगा? नुकसान तो होना ही होना है, बेड़ा गर्क हो जाना है, ठीक है। आप बताना, वैसे आप लोग जो भी पढ़े ना, मुझे कमेंट करके बताना कि आप जो इंटरनेट की जितनी भी ज़्यादा ये बढ़ रहा है, इतने बुरी तरीके से इसका मतलब चारों तरफ फैल रहा है, तो ये किस हद तक सही है? देखो, ये जब नहीं था तब क्या पढ़ाई पढ़ाई नहीं करते थे बच्चे? तब क्या नौकरी नहीं लगती थी? तब कौन से काम नहीं होते थे? सारे होते थे, बस उसी हिसाब से होते थे। लेकिन अब जितना इसका प्रभाव बढ़ रहा है ना, उतना ही ज़्यादा मुझे लगता है कि नुकसान भी हो रहा है। छोटे छोटे आजकल बच्चों को पालना बहुत कठिन काम हो गया है ना। एक एक दो दो बच्चों को भी संभालना, उन्हें अपनी नज़रों के सामने रखना, उन्हें सारी चीज़ें सिखाना, इतना भी गाइड कर लो, इतना भी समझा लो, लेकिन बच्चे क्या है कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का इतना अफेक्ट है आजकल कि बच्चों को हर दिन एक उनको गाइड करने में मतलब कितना पता नहीं क्या ही कहें। आप बताना, आपको कैसा लगता है? अगर आपके आसपास छोटे बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं या किसी के बच्चे हैं तो बताना, ठीक है। बच्चों के मामले में इंटरनेट का प्रभाव कैसा लगता है आपको? इस पीढ़ी में एक ऐसे कंप्यूटर के विकास का लक्ष्य रखा गया है जो प्राकृतिक भाषाओं का उपयोग कर सके, ठीक है। तो एक ऐसे कंप्यूटर के विकास का लक्ष्य रखा गया है इसमें जो प्राकृतिक भाषाओं का क्या कर सके? उपयोग कर सके, याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे देखते हैं, 5 पीढ़ी हमने पढ़ ली, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे, ध्यान रखना। और ये कंप्यूटर का वर्गीकरण देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो प्रयोग में सुविधा हेतु कंप्यूटर को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। प्रयोग में सुविधा के लिए कंप्यूटर को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तकनीक के आधार पर, एक तो है तकनीक के आधार पर, ठीक है, दूसरा आगे पढ़ लेंगे कार्य क्षमता के आधार पर है वो। तो तकनीक के आधार पर एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें मैंने इंग्लिश इसीलिए रख दी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कई बार ऐसी चीज़ होती है, हम टेक्नोलॉजी को आसान समझते हैं लेकिन तकनीक समझ में नहीं आता बहुत से बच्चों को, तो इसीलिए मैंने दोनों चीज़ों को रखा है। डिजिटल कंप्यूटर, अगर तकनीक के आधार पर देखा जाए, टेक्नोलॉजी के आधार पर, तो डिजिटल कंप्यूटर उसका ही उदाहरण है, तकनीक का ही उदाहरण है। डिजिटल कंप्यूटर डाटा की प्रोसेसिंग डिजिटल रूप यानी कि 0 एवं 1 जो बाइनरी नंबर हैं उनमें करते हैं, ठीक है। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो डाटा की प्रोसेसिंग क्या किस में करते हैं? तो ये डिजिटल रूप में करते हैं, जैसे सामान्य प्रयोग में आने वाले डेस्कटॉप और लैपटॉप, ठीक है, ये डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? तो इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग तापमान, दाब, भार, वोल्टेज आदि से संबंधित की प्रोसेसिंग से होता है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर का संबंध किससे होता है? तो तापमान, दाब, भार, वोल्टेज, इस प्रकार की प्रोसेसिंग में इसका यूज होता है। जैसे वाहनों की गति मापने के लिए जो कंप्यूटर, आपने देखा होगा ना, वाहनों की गति मापने के लिए सामने एक मीटर लगा होता है कि कितने पे गाड़ी चल रही है, 100 पे चल रही है, 80 पे चल रही है, 50 पे चल रही है, ठीक है। तो इन सब में भी तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर ही होता है, ये कंप्यूटर की तो टेक्नोलॉजी है। अदरवाइज़ अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो ये घड़ी का उसमें वैसे ही चल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, जीपीएस वगैरह लगाना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आजकल हर जगह पर कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो गति मापने हेतु प्रयोग में आने वाले एनालॉग स्पीडोमीटर, उसको बोलते हैं एनालॉग स्पीडोमीटर, और एनालॉग घड़ी भी आती हैं, ठीक है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड का मतलब ही मिश्रित होता है, ठीक है। तो ये डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का संयोजन है। इसमें डिजिटल की भी विशेषताएं हैं और एनालॉग कंप्यूटर की भी। इसमें एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड तथा डिजिटल कंप्यूटर की मेमोरी एवं शुद्धता होती है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होती है एनालॉग कंप्यूटर की, और डिजिटल कंप्यूटर की मेमोरी एवं शुद्धता एक्यूरेसी होती है। जैसे रडार प्रणाली,
ठीक है। रडार प्रणाली, स्मार्टफोन, टैबलेट डिवाइस, ये सब क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत फास्ट नहीं चल रही हूँ, सामने बच्चे तो होते नहीं हैं इसलिए समझ में नहीं आता, बस अपने हिसाब से मैं चलती रहती हूँ। आकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर, आकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड वर्क कैपेसिटी। तो इस पर देखना है, इसमें आता है एक सुपर कंप्यूटर। कौन सा आता है? सुपर कंप्यूटर किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है? तो आकार और कार्य क्षमता के आधार पर। डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर सबसे शक्तिशाली होते हैं जो सुपर कंप्यूटर। सुपर का मतलब ही सुपर होता है ना, सुपर डुपर हिट। तो ये सुपर जो कंप्यूटर है वो सबसे पावरफुल होते हैं तथा बड़े संस्थानों या संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। भारत में सुपर कंप्यूटर या कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो पहले कब से आए थे, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थापित है। HEC2M भारत में पहला कंप्यूटर था जिसे आयात किया गया था, जिसे बाहर से मंगवाया गया था विदेशों से, ध्यान रखना। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के अंदर है, वहाँ पर एक कंप्यूटर का नाम देख लो, HEC2M। ये पहला आयात किया हुआ कंप्यूटर था। वर्ष 1960 में, ठीक है, वर्ष 1960 में भारत में निर्मित हुआ पहला कंप्यूटर, जिसका नाम क्या था? TIFRAC, ये नाम रखा गया था। ठीक है, इसको अगर फुल फॉर्म देखें तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1960 में बना था यहाँ पर। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम, इसका नाम जाना जाता है परम 8000, परम 8000। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था ये, जिसे CDEC द्वारा वर्ष 1990-91 में निर्मित किया गया था। CDEC कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया था। कब? 90-91 में बन करके ये तैयार हुआ था। परम युवा सेकंड, परम युवा सेकंड भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और अगर इसकी गति की बात करें तो 529 टेराफ्लॉप्स। ठीक है, 529 टेराफ्लॉप ये इसकी गति है, गति को मापा जाता है टेराफ्लॉप में। परम ईशान, ठीक है, परम ईशान इसका नाम है। अगर इस तरह के नाम कहीं देखने को मिल जाए ना, सीधा ठोक देना, भारत के ही हैं। परम श्रेणी का हाल ही में प्रदर्शित सुपर कंप्यूटर है 2000 शायद 22-23 के, मतलब शुरुआत में ही हुआ था 23 के में। तो ये परम ईशान कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को देख लेते हैं। कार्य और क्षमता के आधार पर हम पढ़ रहे हैं सुपर कंप्यूटर। इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार में बड़े तथा महंगे कंप्यूटर होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जहां सुपर कंप्यूटर एक ही प्रोग्राम पर बहुत तेज गति से कार्य कर सकता है। सुपर कंप्यूटर एक ही प्रोग्राम पर बहुत तेज गति से कार्य कर सकता है। वहीं पर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो थोड़ी कम गति से चलता है, लेकिन हजारों प्रोग्राम पर एक साथ कार्य कर सकता है। ठीक है, ये हजारों प्रोग्राम पर एक साथ काम कर सकता है, थोड़ी कम गति से चलता है। जबकि सुपर कंप्यूटर बहुत तेज गति से चलता है, लेकिन एक बार में एक ही प्रोग्राम पर काम कर सकता है। ठीक है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनकी स्टोरेज क्षमता अत्यधिक होने के कारण इसका उपयोग बड़े संगठनों, बैंकिंग, बीमा संस्थान, सरकारी संगठन, कंपनियों आदि में भी किया जाता है। ठीक है, किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। आगे चलते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी का मतलब ही छोटा होता है। ठीक है, इसका उपयोग छोटी कंपनियों या फर्मों द्वारा किया जाता है। छोटी छोटी कंपनी या फर्म जो होती हैं उनके द्वारा मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। विशेष उद्देश्यों हेतु बड़ी कंपनियों के अलग अलग विभागों द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, विशेष उद्देश्यों के लिए बड़ी जो कंपनी है उनके अलग अलग जो विभाग हैं उनके द्वारा भी इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, जो मिनी कंप्यूटर होते हैं उन्हें मिडरेंज कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी जो क्षमता होती है वो सुपर कंप्यूटर तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है एवं पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप से अधिक होती है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, मतलब छोटा, सबसे छोटा रूप। माइक्रो कंप्यूटर को सामान्य उपयोग हेतु डिजाइन किया गया है, जो शिक्षा, मनोरंजन, छोटे ऑफिस के कार्य आदि के लिए उपयोगी है। जैसे डेस्कटॉप जो हमारे घरों में ज़्यादातर हम कभी यूज करते हैं, घरों में या स्कूलों में लगे रहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल, साउंड एंड नेविगेशन ऑफ कार, कार में लगे रहते हैं ना नेविगेशन या साउंड के लिए। आजकल तो कोई भी कार ले लो उसमें छोटा सा मतलब कंप्यूटर टाइप में, LED टाइप में लगा रहता है,
उसमें चाहे तुम फिल्म देखते चलो चाहे कुछ भी देखते चलो, है ना। नोटबुक्स और स्मार्टफोन, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और नहीं भी आया है तो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना आप, वहाँ पर इसकी PDF डाल दूँगी, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को जिन्होंने नहीं किया है ना। आपको आपकी पढ़ाई की कसम है, मतलब आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इसीलिए दूसरे का भी भला करो ताकि आप भी का भी भला हो। कोई नहीं, ये मजाक की बात है, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कर देना, नहीं अच्छा लगता है तो भाई कुछ नहीं कर सकते। चलते हैं, आप मेहनत करते रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। UGC नेट पेपर फर्स्ट यूनिट चल रही है हमारी 8 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसका पार्ट 3 है आज। हम इसके पढ़ चुके हैं थ्योरी में, ठीक है। इसके बाद हम इसका रिवीजन करेंगे, और इससे पहले हम और भी यूनिट्स पढ़ चुके हैं। अगर बच्चे नए हैं, नहीं जानते हैं, तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ से आपको सारी जो क्लासेज है वो मिल जाएंगी, ठीक है। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अच्छा लगे तो ज़रूर कर देना, लाइक कर देना भाई, इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम 1 लाइक तो कर दिया करो, कुछ नहीं जाता आपका, है ना। कहते हैं कर वाला सो हो वाला। अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी बस थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम क्लास की तरफ बिना देरी किए। कंप्यूटर की भाषाएं पढ़ने वाले हैं आज यहाँ पर हम, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, आप जानते हैं कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कोई भी मुझे ऐसी मतलब पॉइंट नहीं दिख रहा है यूनिट में जिससे मैं छोड़ दूँ, मैं सारा कुछ पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। तो कंप्यूटर की भाषाएं कंप्यूटर सिस्टम से संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, मुख्य माध्यम तथा किसी कार्य के संपादन हेतु कंप्यूटर को दिए गए निर्देश होते हैं। कंप्यूटर के प्रकार तथा कार्य के आधार पर अनेक भाषाओं का विकास किया गया है। कंप्यूटर की भाषाओं को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं उनको ध्यान रखना, 2 भागों में विभाजित किया गया है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। एक तो इसमें आती है निम्न स्तरीय भाषाएं, ठीक है। निम्न स्तरीय भाषाएं और उच्च स्तरीय भाषाएं, 2 प्रकार की भाषाओं में वर्गीकरण किया गया है। और निम्न स्तरीय भाषाएं कौन कौन सी हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस, ये मशीन कोड हैं जिनमें कंप्यूटर सिस्टम को 0 और 1 के रूप में निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। 0 और 1 के रूप में निर्देश दिए जाते हैं, ये मशीन कोड हैं जो कि निम्न स्तरीय भाषाएं हैं। इनका मुख्य कार्य हार्डवेयर और सिस्टम घटकों का स्वालन, प्रबंधन और नियंत्रण करना होता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? निम्न स्तरीय जो भाषाएं होती हैं, हार्डवेयर और सिस्टम घटकों का स्वालन, प्रबंधन और नियंत्रण करना इसका प्रमुख कार्य है। इसके 2 प्रकार हैं। 2 कौन सी भाषाएं हैं? 2, एक तो होती है मशीनी भाषा, ठीक है, मशीन लैंग्वेज। यह प्रोग्रामिंग भाषा की सबसे निम्न और प्रारंभिक स्तर की सबसे पहले विकसित होने वाली भाषा है, ठीक है। सबसे निम्न और प्रारंभिक स्तर की सबसे पहले विकसित होने वाली भाषा है। मशीनी भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर सीधे समझता है, ठीक है, जिसे कंप्यूटर सीधा समझ लेता है। ये एकमात्र ऐसी भाषा है, मशीनी भाषा इसीलिए बोलते हैं इसको। यह सामान्यतः हेक्साडेसिमल में लिखी जाती है, ठीक है। ये जो भाषा है मशीनी भाषा, ये बाइनरी नंबर 0 और 1 का उपयोग कंप्यूटर को विद्युत सिग्नल भेजने में करती है, जहाँ 0 विद्युत सिग्नल की अनुपस्थिति बताता है और जो 1 है वो विद्युत सिग्नल की उपस्थिति को दर्शाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बताना मुझे कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ, उसका कुछ तो पता चलना चाहिए। तो ये जो भाषा है मशीनी भाषा, ये 0 और 1 में करती है। 0 का मतलब होता है एब्सेंट यानी कि अनुपस्थिति को दर्शाती है, और 1 किसको दर्शाता है? विद्युत सिग्नल की उपस्थिति को। इंटरप्रेटर के द्वारा किसी प्रोग्राम को वक्तव्य बार मशीनी भाषा में अनुदित किया जाता है, ठीक है। इंटरप्रेटर के द्वारा किसी प्रोग्राम को वक्तव्य बार मशीनी भाषा में अनुदित किया जाता है। दूसरी जो भाषा होती है निम्न स्तरीय की, वो होती है असेंबली भाषा। कौन सी होती है? असेंबली लैंग्वेज। द्वितीय पीढ़ी की, किस पीढ़ी की है? द्वितीय पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा, जिसकी संरचना तथा अनुदेशों के सेट मशीनी भाषा के समान ही होते हैं, ठीक है। जिसकी संरचना और अनुदेश एक प्रकार से मशीनी भाषा के जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें मशीनी भाषा में उपयोग होने वाले अंकों की जगह उसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है,
जो बाइनरी नंबर हैं, लेकिन असेंबली भाषा में अंग्रेजी के शब्दों, नामों तथा संकेतों का उपयोग होता है। असेंबली का मतलब ये आप समझ रहे हैं, असेंबली जो शब्द है ये किसका है, अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो अंग्रेजी के शब्दों, नामों तथा संकेतों का उपयोग होता है। उच्च स्तरीय भाषाएं, उच्च स्तरीय भाषा की अगर बात करें, हाई लेवल लैंग्वेजेस, तो उच्च स्तरीय भाषाएं मूल रूप से प्रतीकात्मक भाषाएं होती हैं, ठीक है। ये मूल रूप से कैसी भाषाएं हैं, प्रतीकात्मक भाषाएं हैं, जिनमें अंग्रेजी शब्दों तथा गणितीय प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषाओं में दिए जाने वाले निर्देशों का मशीनी भाषा में अनुवाद किया जाता है, ठीक है। जो उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं उसमें जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसका मशीनी भाषा में अनुवाद किया जाता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। मतलब जो उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं इनको कंप्यूटर सीधे नहीं समझता है, ठीक है। इसमें अंग्रेजी शब्दों और गणितीय प्रतीकों का उपयोग होता है। कंपाइलर सॉफ्टवेयर के द्वारा, एक सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर, इसको हम आगे देख लेंगे। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, कंपाइलर सॉफ्टवेयर के द्वारा। आगे चलते हैं, प्रमुख उच्च स्तरीय भाषा वर्ग। तो प्रमुख उच्च स्तरीय भाषा वर्ग कौन सा है, बीज गणितीय फॉर्मूला प्रसंस्करण भाषाएं, ठीक है, बीज गणितीय फॉर्मूला प्रसंस्करण भाषाएं, अल्जेब्रिक फॉर्मूला प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ये भाषाएं गणितीय एवं सांख्यिकीय समस्याओं को सुलझाने में कंप्यूटर के उपयोग हेतु विकसित की गई है, ठीक है। जो बीज गणितीय का मतलब आप समझ रही है, जो अल्जेब्रा होता है, अल्जेब्रिक फॉर्मूला प्रोसेसिंग लैंग्वेज होती हैं ये, ठीक है, अल्जेब्रा मैथ में ही होता है, आप जानते हैं। तो ये सांख्यिकीय समस्याओं को सुलझाने के लिए विकसित की गई है। और अगर हम प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाओं की बात करें तो कौन कौन सी है, बेसिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो है बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पज, इसकी फुल फॉर्म है बेसिक भाषा आपने सुनी होगी, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। फोर्ट्रॉन की अगर बात करें तो फॉर्मूला ट्रांसलेशंस, फॉर्मूला का क्या किया जाता है, ट्रांसलेशन किया जाता है। PL1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्जन 1, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये वर्जन 1। और एल्गोरिथम लैंग्वेज, ये एल्गोरिथम लैंग्वेज है, ठीक है, एल्गोरिथम। आगे चलते हैं, व्यावसायिक डाटा प्रसंस्करण भाषाएं। तो व्यावसायिक डाटा प्रसंस्करण भाषाएं, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, ये जो भाषाएं होती हैं वो कंप्यूटर को डाटा प्रसंस्करण प्रक्रियाओं तथा फाइलों को संभालने में आने वाली समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाती हैं, ठीक है। जो व्यावसायिक डाटा की जो भाषाएं होती हैं, ये भाषाएं क्या करती हैं, कंप्यूटर को डाटा प्रसंस्करण प्रक्रियाओं तथा फाइलों को संभालने में आने वाली समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाती हैं। इसमें दो प्रकार की भाषाएं आती हैं, कोबोल, जिसे कोबोल के नाम से जानते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रख लेना, ये फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती हैं। RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेशन, ठीक है, RPG का फुल फॉर्म क्या है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेशन। स्ट्रिंग और लिस्ट प्रोसेसिंग भाषाएं, तो ये क्या होती हैं, स्ट्रिंग और लिस्ट प्रोसेसिंग भाषाएं, स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज। इन भाषाओं का उपयोग स्ट्रिंग ऑपरेशन में होता है। स्ट्रिंग ऑपरेशन का मतलब ये होता है जब हम मतलब कहीं पर कोई होता है ना, जैसे सेना वेना की कहीं कोई लड़ाई होती है, मतलब देश के अंदर कोई कहीं पे, जैसे कि वो आतंकवादी वगैरह आते हैं तो एक ऑपरेशन चलाते हैं, कोई ऑपरेशन चलाने के लिए स्ट्रिंग ऑपरेशन, तो वहाँ पर इस भाषा का यूज करते हैं, जिसमें पैटर्न सर्च तथा वर्णों को सम्मिलित करना और हटा देना शामिल होता है, ठीक है, किसी ऑपरेशन के लिए, जैसे गंगा ऑपरेशन, करुणा ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन चलाए जाते हैं ना अलग अलग। ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग भाषाएं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो ये क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट आधारित, ये एक ऐसी भाषा होती हैं जो एक्शन के बजाय, ऑब्जेक्ट तथा तर्क के बजाय डेटा को ध्यान में रखकर प्रोग्राम की जाती हैं, ठीक है। ये ऐसी भाषाएं होती हैं जो ऑब्जेक्ट आधारित होती हैं, ये एक्शन के बजाय ऑब्जेक्ट तथा तर्क, लॉजिक के बजाय डेटा को ध्यान में रखकर प्रोग्राम की जाती हैं, जैसे कि C++ और जावा, ठीक है, C++ और जावा किस प्रकार की भाषाएं हैं, ऑब्जेक्ट आधारित हैं। दृश्य प्रोग्रामिंग भाषाएं, तो दृश्य प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या हैं, विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दृश्य का मतलब देखना होता है,
एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो प्रोग्राम को विकसित करने के लिए चित्रात्मक तत्वों यानी कि ग्राफिकल एलिमेंट्स तथा आकृतियों का उपयोग करती है। ठीक है, दृश्य प्रोग्रामिंग जो भाषाएं होती हैं वो प्रोग्राम को विकसित करने के लिए चित्रात्मक तत्वों तथा आकृतियों का उपयोग करती है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कोडू, मिट, ऐप, इन्वेंटर। ठीक है, ये इनके भाषाओं की याद रख ले, नाम याद रख लेना। ये क्या है, दृश्य प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। आगे देखते हैं कंप्यूटर भाषा अनुवादक, कंप्यूटर लैंग्वेजेस ट्रांसलेटर्स। असेंबलर, असेंबलर क्या होता है, असेंबली भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। जो निम्न स्तरीय भाषाएं होती हैं उनको क्या करता है, असेंबली को मशीनी कोड में परिवर्तित करता है। कंपाइलर क्या होता है, ये उच्च स्तरीय जो भाषाएं होती हैं, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उनको निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है। निम्न स्तरीय का मतलब ये होता है जिनको सीधा जो कंप्यूटर है वो समझ पाता है। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है ये। ठीक है, जो कंपाइलर करता है वही इंटरप्रेटर का भी काम होता है। यह लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है तथा गलती पकड़ने पर रुक भी जाता है। इसमें डीबगिंग आसान होती है, मतलब गलती को पकड़ना बहुत ही ईजी है। इसमें कम मेमोरी की आवश्यकता होती है, जबकि जो हमने कंपाइलर पढ़ा है उसमें ज़्यादा मेमोरी लगती है। ठीक है, कंप्यूटर की संरचना पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मुख्यतः 3 अवयव होते हैं। कंप्यूटर के 3 अवयव कौन कौन से होते हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट कोडेड डाटा को प्रोसेसर को भेजता है। जो इनपुट यूनिट होता है वो क्या करता है, कोडेड डाटा को प्रोसेसर को भेजता है तथा आउटपुट यूनिट प्रोसेस्ड रिजल्ट को यूजर को उपलब्ध कराता है। ठीक है, इनके बारे में और अभी हम एक और क्लास होगी उसमें बहुत अच्छे से इनको पढ़ा दिया जाएगा। बाकी इनपुट आउटपुट थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे, इनपुट क्या होते हैं और आउटपुट क्या होते हैं। आउट का मतलब हमें जो चीज़ें मिल जाती हैं, जो हमें दिख जाता है। ठीक है, और जो इनपुट वो होती हैं जो अंदर रहती हैं, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग चलती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखना। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ठीक है, जो इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। जो सीपीयू होता है, सीपीयू तो आप सभी ने देखा होगा, ये इसका ब्रेन कहा जाता है, किसका, कंप्यूटर का। और इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसका कार्य दिए गए निर्देशों के अनुसार इनपुट डाटा को प्रोसेस करना है। इसका जो कार्य है वो क्या है, दिए गए निर्देशों के अनुसार इनपुट डाटा को प्रोसेस करना। इस क्रम में यह डाटा पर गणितीय एवं तार्किक ऑपरेशन संचालित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न भागों के कार्यों को नियंत्रित भी करता है। ठीक है, कंप्यूटर के विभिन्न भागों के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित भी करता है, जो कि सीपीयू होता है। सीपीयू का कंट्रोल करने का भी काम होता है, वो देख लेते हैं आगे। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है ALU। ठीक है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनकी फुल फॉर्म बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसीलिए मैंने सबकी फुल फॉर्म यहाँ पर लिख रही की है। बाकी एक क्लास होगी जो लास्ट में, वो फुल फॉर्म की भी होने वाली है, फिर भी आप साथ के साथ इनको याद रख लेना। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये क्या काम करता है, गणितीय यानी कि मैथमेटिकल तथा तार्किक लॉजिकल ऑपरेशन संचालित करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ALU का क्या कार्य होता है, जो गणितीय और तार्किक ऑपरेशन संचालित करता है। CU का क्या कार्य होता है, CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। यह माइक्रो प्रोसेसर में निहित निर्देश समूहों को लागू करता है। यह मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें डिकोड करता है तथा निर्देशानुसार कार्य का निष्पादन एवं जरूरत पड़ने पर ALU को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश भी भेजता है। ठीक है, जो CU होता है वो कंट्रोल करने का काम करता है और निर्देश अनुसार कार्य का निष्पादन करता है। जरूरत पड़ने पर ALU को, ALU ये रहा, ठीक है, इसको क्या करता है, आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश भी देता है कि भाई अब ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम कार्यवाही करो। आगे चलते हैं, रजिस्टर्स मेमोरी यूनिट। ये भी किसका भाग होता है, ये भी CPU का भाग है। ये प्रोसेसर में अस्थायी डाटा स्टोरेज एरिया होते हैं। जो रजिस्टर्स मेमोरी यूनिट होते हैं, प्रोसेसर में अस्थायी डाटा स्टोरेज एरिया होते हैं, जो प्रोसेस होने वाले डाटा को संभालने का कार्य करते हैं। ठीक है, यही डाटा कंट्रोल यूनिट द्वारा आगे उपयोग किया जाता है। रजिस्टर में नया डाटा लिखने के साथ ही पुराना डाटा
समाप्त होता जाता है। ठीक है, रजिस्टर में कोई भी अगर नया डेटा आप लिख रहे हो तो पुराना जो डेटा है ना वो क्या हो जाएगा, समाप्त होता चला जाता है। ये होती है रजिस्टर्स या मेमोरी यूनिट। थोड़ा सा मेमोरी यूनिट के बारे में और पढ़ लेते हैं। मेमोरी कंप्यूटर में आंतरिक स्टोरेज एरिया होता है। ठीक है, कंप्यूटर में आंतरिक स्टोरेज एरिया, स्टोरेज का मतलब जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं, बहुत सारी फाइलें वगैरह जो भी डेटा होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, सेव किया जाता है। जो डेटा तथा निर्देशों को स्टोर करता है। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। यहाँ पर स्टार लगा लेना आप। ठीक है, वैसे तो सारे स्टार वाली चीज़ें हैं। प्राथमिक मेमोरी को पढ़ते हैं हम यहाँ पर, प्राइमरी मेमोरी। इसके प्रकार क्या होते हैं, इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, जो प्राथमिक मेमोरी होती है इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहते हैं। प्रोसेसिंग से पहले तक प्राइमरी मेमोरी में ही अस्थायी डाटा स्टोर होता है। इसे कंप्यूटर की स्मृति भी कहते हैं, स्मृति यानी कि याद। ठीक है, और ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम जिसको बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये अस्थाई मेमोरी होती है और वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, अस्थाई होती है, ये परमानेंट नहीं होती, टेम्पोरेरी होती है। और ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल क्या है उनके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगी। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। इसका उपयोग स्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने में होता है। ठीक है, जो रीड ओनली मेमोरी है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, स्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ये नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल को याद रखना अच्छे से। उपयोगकर्ता इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, केवल पढ़ सकता है। इसमें लिख ही रहा है, इसकी फुल फॉर्म में ये रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। यह मेमोरी सर्किटरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। ठीक है, जो रीड ओनली मेमोरी रोम है वो क्या होता है, कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। आगे देखते हैं द्वितीयक मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसे सहायक मेमोरी यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी या स्थायी मेमोरी भी कहते हैं, परमानेंट मेमोरी होती है ये। यह अत्यधिक डाटा को स्टोर कर सकती है तथा कंप्यूटर के बंद होने पर भी उसे बनाए रखती है। ठीक है, जो द्वितीयक मेमोरी है ये स्थायी मेमोरी होती है। अत्यधिक डाटा को, बहुत ज़्यादा डाटा आप इसमें कलेक्ट कर सकते हो और कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाए तो भी उसे बनाए रखती है। सीडी फाइल में कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं। सीडी फाइल में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं, याद रख लेना। आगे देखते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी आपने शायद कभी देखी होगी, जब हम कभी आपके पास फ़ोन है सबके पास, और फ़ोन में कभी भी आप जो क्लीन करते हैं जब फ़ोन को, तो उसमें लिखा आता है कैश मेमोरी, है ना। और ये व्हाट्सएप वगैरह की मेमोरी जो भी होती है, तो इसे डिलीट करना है या नहीं करना है, तो एक कैश मेमोरी होती है ना। मुख्य मेमोरी तथा सीपीयू के बीच स्थित मेमोरी होती है जो मुख्य मेमोरी के डेटा ट्रांसफर दर तथा सीपीयू की अत्यधिक प्रोसेसिंग स्पीड के बीच में संतुलन स्थापित करती है। ठीक है, कैश मेमोरी का क्या कार्य होता है, ये मुख्य मेमोरी तथा सीपीयू के बीच में स्थित जो मेमोरी होती है उसको मुख्य मेमोरी के डेटा ट्रांसफर दर तथा सीपीयू की अत्यधिक प्रोसेसिंग स्पीड के बीच संतुलन स्थापित करती है। कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में उच्चतम से न्यूनतम गति सीपीयू रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, आरएम यानी कि, और सेकेंडरी स्टोरेज की होती है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में अगर बात करें तो उच्चतम से न्यूनतम गति सीपीयू रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, ये सारी की सारी सेकेंडरी स्टोरेज की होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है, यह एक अस्थायी मेमोरी है, जो वर्चुअल मेमोरी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उस समय प्रयोग में लाई जाती है जब किसी प्रोग्राम को रन करते समय वास्तविक रूप से उपलब्ध मेमोरी का अभाव हो जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में ऑपरेटिंग सिस्टम रैम से प्रोग्राम को कुछ देर के लिए हार्ड डिस्क में सेव कर लेता है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, एक अस्थायी मेमोरी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उस समय प्रयोग में लाई जाती है जब किसी प्रोग्राम को रन करते समय वास्तविक रूप से उपलब्ध मेमोरी का अभाव हो जाता है, तब इसका प्रयोग करते हैं।
ठीक है। ऐसी स्थिति में ऑपरेटिंग सिस्टम रैम से प्रोग्राम को कुछ देर के लिए हार्ड डिस्क में सेव कर लेता है। तो ये हमारी मेमोरी और भाषाएं हमने आज पढ़ ली हैं। ठीक है, इतना ही काफ़ी, एक दिन में इनको याद कर लेना, बहुत अच्छी चीज़ है। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा काम में लगी हुई, मैं डाल दूँगी जल्दी सारी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, लाइक कर दिया करो जितने बच्चे देखते हैं।